मैथमेटिक्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो सबसे टफ है, वो कहलाता है फंक्शन। फंक्शन एक ऐसा टॉपिक है कि अगर आप कंसेप्ट पूछ लो तो कई बार टीचर भी इसको पढ़ाने से मना कर देते हैं कि फंक्शन है, छोटा मोटा तो ऊपर ऊपर का सब पढ़ा लेते हैं कि कैसा क्या हो। लेकिन जब इसके डीप में जाने लगते हैं, ग्राफ पे आते हैं, डोमेन रेंज पे बड़े क्वेश्चन करते हैं, तो लोग मना कर देते हैं पढ़ाने से और कहते हैं ज़रूरत ही नहीं है इतनी। अपन सब पढ़ेंगे, इसमें टाइम लगता है। फंक्शन एक ऐसा टॉपिक है जो पूरा कैलकुलस का बेस है। अगर आपको फंक्शन समझ में आता है तो लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंसेस और इंटीग्रेशन, इसके भी मैक्सिमम क्वेश्चन जो टफ टाइप के हैं वो बिना सॉल्व करे भी आ सकते हैं उसके आंसर। बस आपको उसका फार्मूला पता हो, जैसे इंटीग्रेशन कर रहे तो इंटीग्रेशन का फार्मूला पता हो तो आपसे बन जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं फंक्शन। पहले अपन ने सेट थ्योरी पढ़ी, फिर रिलेशन पढ़ा, अब थर्ड है फंक्शन। फंक्शन रिलेशन और सेट पे ही डिपेंड है और उसी का एक्सटेंडेड पोर्शन है फंक्शन। फंक्शन की अगर डेफिनेशन कहें तो फंक्शन की पहले मैं समझा देता हूं, फिर आपको लिखवा दूंगा। फंक्शन इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, if A and B are two non-empty sets, then every element of set A associated with unique element of set B, this relation is called function। नहीं आया सोने। यदि A और B दो सेट हों, नॉन एम्प्टी मतलब खाली नहीं होनी चाहिए, तो सेट A का प्रत्येक एलिमेंट सेट B के किसी एक एलिमेंट से एसोसिएटेड होगा। एसोसिएट मतलब कोई रिलेशन रखेगा। सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट, रिलेशन में क्या था कि मैंने यहाँ एक खाली छोड़ दिया था और मैंने कहा था फिर भी रिलेशन है, लेकिन इसकी डेफिनेशन में ही है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के किसी ना किसी एक एलिमेंट से एसोसिएटेड होगा, तो वो क्या कहलाता है? फंक्शन। मतलब ए की वैल्यू ए 2 से है, बी 1 से है, सी 3 से है, डी 3 से, तो इसको ऐसे लिखेंगे f such that a tends to b, f such that a tends to b। सभी के सभी एंगेज हैं। एक सेकंड एग्जांपल लेते हैं। a b c d 1 2 3 4 5, a1 b2 c5 d4। ए वाला भी फंक्शन का एग्जाम्पल है, ए भी फंक्शन है। क्यों फंक्शन का एग्जाम्पल है? क्योंकि फंक्शन क्या कहता है कि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सारे के सारे इंगेज हैं। अगर मैं एक और लूँ कि ए बी सी और ए ले लूँ 1 2 3, ए बी, ए भी फंक्शन है, ठीक ना? ए भी फंक्शन है। एफ सच दैट ए टेंस टू बी, ए की वैल्यू बी होने वाली है, होने वाली और हुई में अंतर होता है। ए टेंस टू, ए बी की ओर टेंस टू है, मतलब ए की वैल्यू 2 होने वाली है, बी की वैल्यू भी 2 होने वाली है। इस वाले में, इसमें ए की वैल्यू 1 होगी, बी की वैल्यू 2 होगी, सी की वैल्यू 5 होगी, डी की वैल्यू 4 होगी। लेकिन वो एकदम से नहीं होगी, पहले कुछ करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन अगर लास्ट देखें तो ए बी सी 1 2 3 4, ए वाला फंक्शन नहीं है, लास्ट वाला। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे क्या है, ए की कितनी वैल्यू आ रही है? 2 वैल्यू, ये 2 वैल्यू से एंगेज है। मैंने कहा एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए एसोसिएटेड विथ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी।
इसका प्रत्येक एलिमेंट किसी एक एलिमेंट से एंगेज होगा, दो से नहीं होगा। यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, तो किसी एक एलिमेंट से एंगेज होगा। अगर इसके प्रत्येक एलिमेंट किसी पर्टिकुलर एक से एंगेज है तो वो कहलाता है फंक्शन। अब आप इसमें कहोगे कि इसमें तो ये तीनों एक से ही, ये चलेगा, ये बिल्कुल चलेगा कि तीन अलग अलग किसी एक से एसोसिएटेड हो सकते हैं, लेकिन एक दो से नहीं हो सकता। सही है, क्लियर। जो फंक्शन होता है, अच्छा ऐसे ही अगर मैं इसमें खाली भी छोड़ देता कोई तो वैसे भी फंक्शन नहीं होता। अगर मैं यहाँ पे कोई एक डी लिख दूँ और ये फ्री है तो फिर ये नॉट अ फंक्शन, ये भी फंक्शन नहीं है। जैसे ये भी नॉट अ फंक्शन, ये भी फंक्शन नहीं है। एक कुछ अगर दूसरे तरीके से समझना है तो फंक्शन आगे जाके लिख लेना। यार रुक जाओ, डेफिनेशन लिख लो आप, फिर मैं आपको लिखूँ। पहले डेफिनेशन लिख लो, फिर डायग्राम बनाना, फिर कुछ चीज़ें और समझानी है, तो लिखो। लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, लेट ए एंड बी, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स then every element of set A associated with unique element of set B. This relation is called function. Is called function. It is denoted by ऐसे लिख लो f such that A tends to B. ये नोट करो, फिर आगे कुछ और लिखवाता हूँ। एन तो रह गया।
हो गया? मतलब इसमें डी एक्स्ट्रा है इसलिए फंक्शन नहीं है, अगर ये डी नहीं होता तो फंक्शन था, ठीक ना? डी नहीं होता तो फंक्शन था। कोई डाउट है? हाँ मतलब हर एक एलिमेंट की एक यूनिक वैल्यू होनी चाहिए, कोई भी खाली नहीं रहना चाहिए। नहीं, ये इसमें से कोई खाली नहीं रहना चाहिए, चाहे सभी के सभी एक से ही एंगेज हों, लेकिन खाली नहीं होना चाहिए। लिखो नेक्स्ट, थोड़ा सा आगे। एसोसिएटेड एलिमेंट ऑफ सेट बी, एसोसिएटेड एलिमेंट ऑफ सेट बी associated element of set B is called image of set A elements। मतलब जैसे अब वो मिटा दिया मैंने, ए का 2 से रिलेशन था तो 2 को बोलेंगे इमेज और स्मॉल ए को बोलेंगे प्री इमेज। बी का 3 से था तो 3 इज इमेज एंड बी इज प्री इमेज। प्री इमेज नहीं लिखवाया ना अभी मैंने। अब आगे देखो, एंड सेट ए एलिमेंट, एंड सेट ए एलिमेंट इज कॉल्ड pre-image for associated element of set B, for associated element of set B। लिख लिया? फिर से बोलूं क्या? ठीक है ना? एसोसिएटेड एलिमेंट ऑफ सेट बी मतलब आपके पास जो एग्जाम्पल लिखे हैं उसमें जो जो बी के इंगेज हैं वो क्या कहलाए? इमेज, और जिनसे इंगेज हैं वो हो गई प्री इमेज। सबको क्लियर हो गया? लेट फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ऐसे फंक्शन को इससे डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। एफ ऑफ एक्स, ये जो कुछ लिखा ऐसे पढ़ते, एफ ऑफ एक्स मतलब एफ की वैल्यू एक्स के फॉर्म में है। यहाँ जो कुछ लिखा हो उसके फॉर्म में होती है एफ की वैल्यू। एफ मतलब फंक्शन और एक्स वो वेरिएबल है जिसके फॉर्म में वैल्यू है। जैसे हुई एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अगर यहाँ पर जो वेरिएबल लिखा है वही वेरिएबल यहाँ पर होगा। अगर मान लो यहाँ पर टी लिखा होता तो टी को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करोगे, वेरिएबल वही होगा जो यहाँ पे है। तो एफ ऑफ एक्स मतलब फंक्शन ऑफ एक्स। अब अभी जो कुछ मैंने आपको समझाया उसका बिल्कुल सिंपल वे में मीनिंग ये है कि किसी भी फंक्शन में एक वैल्यू पुट करने पर एक आंसर आएगा, एक वैल्यू पुट करने पर एक आंसर आएगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप वैल्यू एक पुट करो और आंसर 2 आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मतलब अगर मान लो लेट छोटा सा कोई ले लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3, एक्स इक्वल टू 1 पुट किया, 2 प्लस 3 5, x इक्वल टू -1 पुट किया, -2 प्लस 3 1, x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो f ऑफ 0 इक्वल टू कितना आ गया? 2 इंटू 0 प्लस 3, सो 3। ये जो कुछ आ रहा है, ये आंसर आ रहे हैं, इनको बोलते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन। अगर मैं कहें कि 3 तो मैं कहूँगा वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 इज 3। एक्स इक्वल टू 0 पर इस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 3। अगर x इक्वल टू 1 पर 2x प्लस 2 प्लस 3 हो गया 5। एट x इक्वल टू -1 वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 1। समझ में आ गया? ये जो आउटपुट आते हैं दैट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो मैं ये बता रहा था आपको कि एक वैल्यू पुट करने पे एक आंसर आएगा। कभी भी आप कुछ भी कोई भी क्वेश्चन दिया हो,
आप कभी भी एक वैल्यू पुट करने पे दो आंसर नहीं आएंगे, पॉसिबल ही नहीं, और आ जाएं तो वो फंक्शन नहीं है, वो क्या है, रिलेशन है। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, मैं कहूँ कि f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, सो x इक्वल टू -1 पुट किया, सो x इक्वल टू -1 पुट किया तो कितना आया, -1 का स्क्वायर प्लस 5, सो 1 + 5 इज 6। x इक्वल टू +1 पुट किया, सो f ऑफ 1 इज 1 का स्क्वायर प्लस 5, सो ऑल्सो 6। अब क्या हुआ, अब दो अलग अलग वैल्यू पुट करने पे सेम आंसर आया, ये पॉसिबल है। मैंने जो यहाँ पे सेकंड लास्ट वाला लिखवाया था, फिर उसमें डी ऐड कर दिया था। आप डिफरेंट वैल्यू पुट करो, सेम आंसर आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एक वैल्यू पुट करो और दो आंसर आ जाएं। जो फंक्शन होता है उसको जब रिप्रेजेंट करते हैं तो f ऑफ x से या बाय भी बोलते हैं, ठीक है, बाय बोलो या f ऑफ x बोलो, एक ही बात है। तो इन सबको भी मैं बाय बोल सकता था। अब अगर लेट एक एग्जांपल और लूँ कि मान लो y² इक्वल टू 4x + 5 लिखा है। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि x इक्वल टू 1 पुट किया, सो y² इक्वल टू 4 × 1 + 5, सो y² इक्वल टू 9, सही। तो y इक्वल टू +- अब गड़बड़ है। अब एक वैल्यू पुट करने पे क्या है, दो आंसर आए, एक आया -3 और एक आया +3। तो जब एक वैल्यू पुट करने पे दो आंसर आए तो वो फंक्शन नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो एक तरीका तो वो हो गया जो अपन ने ग्राफ के थ्रू देख लिया कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए एसोसिएटेड विथ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, और ए भी वही लिखा है कि एक वैल्यू पुट करने पे एक आंसर आएगा। समझ में आ गया, तो इसको भी नोट कर लो, यहाँ पर साइड में लिख लेना, जैसे कि 3, 5 जो भी लिखा आंसर आ रहा कि दैट इज़ द वैल्यू ऑफ f ऑफ x एट x इक्वल टू जो कुछ यहाँ लिखा, नोट करो। अब नेक्स्ट वन है टेस्टिंग ऑफ फंक्शन y वर्टिकल लाइन, टेस्टिंग ऑफ फंक्शन बाय वर्टिकल लाइन। एक तो ग्राफ के थ्रू अपन ने चेक कर लिया कि फंक्शन क्या होता है, दूसरा ए वैल्यू ऑफ फंक्शन के थ्रू चेक कर लिया। अब तीसरा होता है कि अब आपको एक क्वेश्चन में एक ग्राफ दे दिया और कहा बताओ ये फंक्शन का है या रिलेशन का है। फंक्शन वैसे भी रिलेशन का ही पार्ट है, मतलब मैं कह सकता हूँ ये फंक्शन इज ऑलवेज अ रिलेशन बट अ रिलेशन नॉट ऑलवेज फंक्शन। तो आपसे पूछा जाए, मतलब मैं एक ग्राफ दे दूं, जैसे ये दे दूं, अभी मैं लिखवाऊंगा इसलिए इसको बनाना मत, इसे समझा रहा हूं। एक ग्राफ है, अब आपसे कह दिया कि ये फंक्शन है या नहीं, कोई वैल्यू कुछ नहीं दी कि f ऑफ x इक्वल टू समथिंग, कुछ नहीं दिया, सिर्फ एक ग्राफ दे दिया और कहा आपसे फंक्शन है या नहीं। तो आपको क्या करना है, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। वर्टिकल मतलब पैरेलल टू बाय एक्सिस, पैरेलल टू बाय, चाहे इस साइड करो चाहे इस साइड, किसी भी साइड, ठीक है। एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो। अगर ए वाली लाइन जो भी कर्व है, मतलब जो भी ग्राफ है, उस ग्राफ को मोर देन 1 पॉइंट कट करता है, एक से ज़्यादा पॉइंट पर कट करता है, सो दैट इज़ अ रिलेशन नॉट अ फंक्शन। वो रिलेशन है लेकिन फंक्शन नहीं है। लेकिन अगर सिर्फ एक पॉइंट पे करे जैसे इसने किया तो ये फंक्शन है। समझ में आया, क्लियर? लिखवा देता हूँ, लिखो इफ इट इज पॉसिबल, नहीं हेडिंग बस डाल, हेडिंग डाल दी। इफ इट इज पॉसिबल वी विल ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन we will draw a vertical line which cut the given curve, more than 1 point
then the given relation not a function, then the given relation not a function। अब जैसे ये डायग्राम है, अब इस डायग्राम के बारे में आपको नहीं मालूम कि किस चीज़ का है, जिसको पता हो तो अच्छा है, लेकिन अगर आपको नहीं मालूम तो मैंने बता दिया ये क्या है, फंक्शन है, ठीक है। ये हो गई अपनी टेस्टिंग ग्राफ के थ्रू। अब इसके बारे में पता करते हैं किसका ग्राफ है, कौन से फंक्शन का। तो एक ग्राफ होता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, या 4ax, सॉरी उल्टा लिख दिया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a/, बोले ठीक है, मतलब पैराबोला का है, लेकिन इसमें एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a/, या y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4a। अब इसमें आप जितनी एक एक वैल्यू पुट करने पे एक एक आंसर आएगा बेटा, एक एक वैल्यू पुट करने पे एक एक आंसर आएगा, तभी ऐसा कर्व बनेगा। अगर दो आंसर आते एक वैल्यू पुट करने पे तो कर्व या तो सर्कल वाइज बनता या वो इलिप्स टाइप का बनता, इलिप्टिकल या सर्कुलर, ठीक है, समझ में आ गया। एक दूसरा कर्व देखते हैं, मान लो इलिप्स का ही ले लो, ये इलिप्स है, एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई डैश। एक ग्राफ दिया और आपसे पूछा ये फंक्शन है या नहीं, तो आपने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, चाहे इस साइड करो तब भी कोई इशू नहीं, किसी भी एक साइड। अब इसने क्या किया, 2 पॉइंट पे कर्व किया, वो कट किया, तो ये फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन। अब ये सब तो अपन को पता था कि एलिप्स का है, वो वाला पैराबोला का है। मान लो कोई ग्राफ ऐसे है, इस टाइप का कोई चल रहा है, कैसा, अब ऐसा कोई ग्राफ पता नहीं कौन सा है, तो आपने ड्रॉ की, तो ये तो 3 जगह, 1 2 3 4 जगह कट कर रहा, तो ये तो और फंक्शन नहीं है। बट पैरेलल, मतलब अब थोड़ा सही नहीं बना, वर्टिकल मतलब पैरेलल टू बाय एक्सिस, पैरेलल ही होनी चाहिए, तिरछी नहीं खींच सकते। थोड़ा अच्छा बना ले यार, मज़ा नहीं आ रहा। अब ठीक है, तो इसने क्या किया, 1 2 3 4 इतने पॉइंट पे कट किया। ये ओरिजिन था, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई डैश है, समझ गए ना। तो वर्टिकल का मतलब हुआ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सॉरी पैरेलल टू वाई एक्सिस, वो तिरछी नहीं चलेगी, बिल्कुल पैरेलल होनी चाहिए, क्लियर। तो ये भी फंक्शन नहीं है। तो मैंने आपको फंक्शन को टेस्ट करने के 3 तरीके बता दिए, आपको जो समझ में आ जाए और क्वेश्चन आए तो उससे कर देना, ठीक है ना। वैसे तीनों ही कर सकते हो, नोट करो इसको।
गया। So next one is total number of function। मतलब दो सेट दिए हैं आपको ए और बी, उनमें कुछ एलिमेंट है, मतलब नॉन एम्प्टी। इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, लिख लो डेफिनेशन, वो लिख लो। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन जैसे अपन ने रिलेशन के टाइम पे भी पढ़ा था, याद है, पढ़ा था, 2 to the power mn आया था। लेट ए एंड बी, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी sets and n of a equal to m and n of b equal to n। n ये इससे n का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a is m and number of elements at b is n। then total number of function from a to b, माने सेट a to सेट b is n to the power m। ठीक है, टोटल फंक्शन कितने बनेंगे, इतने बनेंगे, n टू द पावर m। एग्जाम्पल तो वैसे ही समझ गए कि अगर मान लो सेट a है, इसके अंदर 3 एलिमेंट है, 1 2 3। सेट b के अंदर 2 एलिमेंट हैं, -1 एंड 9। तो इसमें n ऑफ a इक्वल टू है 3, इसमें n ऑफ b इक्वल टू है 2। और a से b का निकालना मैंने स्पेशली किया है a टू b, अगर b टू a होगा तो उल्टा हो जाएगा। देन टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम a टू b इज 2 to the power 3। मतलब कितना हुआ, समझ गए। आपको अगर डाउट हो कि एक 8 कैसे आया तो करके देखना, तीनों को अलग, पहले इसका इससे, इसका इससे, इन दोनों का, फिर ऐसे इन दो का इससे होगा, इसका अकेला होगा, ऐसे 8 केस बनेंगे, करके देखना, ठीक है ना। चलो नोट करो। हो गया। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं जो वैल्यू ऑफ फंक्शन पे बेस्ड है। वैसे तो आपको समझ में आ गया कि x इक्वल टू 1 पुट करें जो आंसर आए, इसमें भी लेकिन कुछ क्वेश्चन मिटा दूँ ना।
तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो वैल्यू ऑफ फंक्शन पे बेस्ड हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, लेकिन में क्या होता है कई क्वेश्चनों में लॉजिक लगता है कुछ। जैसे मैं ट्राई करता हूँ एक दो क्वेश्चन आपको करा पाऊँ। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स बाय मॉड ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू -3, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मतलब फाइंड एफ ऑफ एक्स जो ये गिवन है एट एक्स इक्वल टू -3। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, जैसे अभी अपन ने देखे थे। तो कैसा होगा, एट एक्स इक्वल टू -3 एफ ऑफ -3। देखो इसको ऐसे लिखते, एट एक्स इक्वल टू 3 एक्स इक्वल टू -3 एफ ऑफ एक्स इज, कैसे लिखेंगे? अगर बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीका हो तो पहला स्टेप आएगा ये एक्स इक्वल टू -3। इसको पढ़ते कैसे हैं? एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू -3। पर इसी को चाहो तो ऐसे लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। तो इसमें इसका मतलब क्या हुआ कि जब यहाँ पे x को -3 से रिप्लेस किया तो इसके राइट हैंड साइड में जो कुछ लिखा उसको भी -3 से रिप्लेस करेंगे। तो ऐसे लिख लेते हैं। अब यहाँ पर x को अगर -3 से रिप्लेस कर दिया तो राइट हैंड साइड के एलिमेंट्स भी -3 से रिप्लेस हो जाएंगे। सो एफ ऑफ -3 इक्वल टू ए -3, तो एट इज रहा। अपन जानते हैं मॉड से जो निगेटिव आता वो भी पॉजिटिव हो जाता। सो -3 ए भी 3, सो आंसर क्या आ गया? -6/3। सो आंसर कितना? -2। सिंपल है। अगर ये सिंपल है तो एक क्वेश्चन आप लोग करो, लिखो पहले एफ ऑफ एक्स इक्वल टू log x, then find f of x plus f of 1/x इक्वल टू। ठीक है, आगे जाके ऑप्शन बताऊंगा, अभी तो नोट करो। ऑप्शन है 0 1, फर्स्ट ऑप्शन इज 0, सेकंड वन इज 1, थर्ड वन इज 2 एंड लास्ट वन इज 3। चलिए देखिए, जिससे नहीं बना वो यहाँ देखें, सॉल्व करेंगे। गिवन है कि f ऑफ x इक्वल टू लॉग x और निकालना है f ऑफ 1/x। तो मैंने आपको पढ़ाया है कि आप यहाँ पर जो कुछ भी लिखा हो उसको आप जिससे भी रिप्लेस करोगे राइट हैंड साइड में वही रिप्लेस हो जाएगा। सो पुट x इक्वल टू 1/x। तो जब आपने यहाँ x को 1/x से रिप्लेस किया तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? 1/x हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? f ऑफ 1/x log x नीचे से ऊपर गया तो -1 की पावर। सही है, क्लियर? अरे कोई चीज़ भी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाती है तो नेगेटिव पावर। अब अपन जानते हैं, क्या जानते हैं कि log m टू दी पावर n हो तो n log m लिख सकते हैं। मतलब ये जो पावर में, ये पावर बाहर आ जाएगी। अरे यहाँ जब n की लगी थी तो n बाहर आ गया, तो यहाँ -1 बाहर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा f ऑफ 1/x इक्वल टू -log x। कोई डाउट? दिस इक्वेशन सेकंड, सो इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, सो f ऑफ x प्लस f ऑफ 1/x इक्वल टू ए नेगेटिव है और ए पॉजिटिव है। समझ में आ गई सबको? एक और करेंगे, पहले इसको नोट कर लो। अगला क्वेश्चन है कि इफ f ऑफ x इक्वल टू 1 + x 1 - x, देन फाइंड f ऑफ 2x/1 + x²। इसकी वैल्यू निकालनी है। ऑप्शन है, फर्स्ट वन इज f ऑफ x, सेकंड वन इज 2f ऑफ x, थर्ड वन इज f ऑफ x का होल स्क्वायर, फोर्थ वन इज 2f ऑफ x का होल स्क्वायर।
ए ऑप्शन है। नहीं है, कहाँ दिक्कत आ रही इसमें, मतलब क्या समझ में नहीं आया? फंक्शन तो समझ में आ गया, ये तो समझ में आ गया, जो कुछ यहाँ लिखा, अगर आप यहाँ 2 लिखते हो तो जहाँ जहाँ भी x दिख रहा है 2 हो जाएगा, 3 लिखते हो तो 3 आ जाएगा। तो वही कंसेप्ट रखो, जब यहाँ x था तो यहाँ 1 + x 1 - x है, अब तुम x की जगह पे इतना रख दो तो यहाँ भी x की जगह पे ये आ जाएगा, ये भी यहाँ पर भी x की जगह पे आ जाएगा, LCM लो, आंसर आएगा। और करना क्या है, चलिए अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो फंक्शन के लिए सबने पढ़ी होगी, सबको थोड़ा नाम तो सुना ही होगा जिनका खासकर मैथ्स बैकग्राउंड था, वो होता है डोमेन, डोमेन ऑफ फंक्शन। डोमेन, डोमेन की कई डेफिनेशन दी जा सकती हैं, एक से ज़्यादा दी जा सकती हैं, अपन एक एक करके 2-3 तो लिख ही लें जिससे आपको सब समझ में आ जाए, कुछ ना बचे। तो फर्स्ट डेफिनेशन लिखो, फर्स्ट डेफिनेशन फर्स्ट है कि लेट ए एंड बी आर, ए कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स then then मत लिखो, where f such that a tends to b, where f such that a tends to b, then then element of set A, then element of set A is called domain, then elements of set A is called domain of the function. मतलब वही यहाँ जो दिया रहेगा, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक सेट है A, एक है B, 4 5 9 1 2 3 0, 4 का आंसर 3 है, इसका 1, इसका 0, तो डोमेन क्या हो गया, डोमेन। आगे लिखो, इट इज डिनोटेड बाय D और ऐसा F, इस क्वेश्चन के लिए DF बिलोंग्स टू 4 5 एंड 9। नोट कर लिया, ये थी फर्स्ट डेफिनेशन। सेकंड डेफिनेशन लिखो, let f of x any function of variable x, then let f of x any function of variable x, then set of all acceptable value of variable x is called domain. Set of all acceptable value of variable x is called domain। ठीक है, मतलब x की बहुत सारी वैल्यू जिसे इसमें पुट करते जाएं। देखो फंक्शन में कब जो फंक्शन होता है वो 2 चीज़ों के लिए डिफाइन नहीं है, एक तो इमेजिनरी नंबर के लिए
मतलब जब भी फंक्शन की बात आएगी मतलब वो रियल नंबर के लिए डिफाइन है। कभी भी x की जगह पर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू पुट नहीं करोगे। माने पूरा फंक्शन, चाहे वो इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, माने पूरा कैलकुलस, वो सिर्फ आपका रियल नंबर के लिए डिफाइन है, इमेजिनरी नंबर के लिए डिफाइन नहीं है। तो आप कोई भी क्वेश्चन की अगर आपको डोमेन निकालनी है तो मैंने जो लिखा है ऑल एक्सेप्टेबल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एक्स माई सेट ऑफ ऑलरेशन, मतलब किसी भी फंक्शन में एक्स की बहुत सारी वैल्यू पुट करते जाओ जब तक कि आंसर आपका इमेजिनरी ना आए या फिर इनफाइनाइट ना आए। इनफाइनाइट का मतलब होता है डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक ना। तो इनफाइनाइट ना आए। अगर x की किसी वैल्यू को पुट करने पर आपका आंसर इनफाइनाइट आ रहा है तो वो वाली वैल्यू डोमेन में इंक्लूड नहीं होगी, x की वो वैल्यू डोमेन में इंक्लूड नहीं होगी। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, इसको अपन बहुत बाद पढ़ेंगे, मतलब 2-3 दिन बाद पढ़ेंगे डोमेन रेंज निकालना। जैसे एक एग्जांपल लें, f ऑफ x इक्वल टू दिया है 1/x-3, आपसे कहा फाइंड डोमेन, इसकी डोमेन निकालो। तो देखो इसका मतलब है f ऑफ x में x की कोई भी वैल्यू पुट कर दो, बस ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिसे पुट करने पर आपका आंसर इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए और रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो रूट वाला चक्कर तो इसमें है ही नहीं, क्योंकि रूट तो है ही नहीं। अब दूसरा है अपॉन में है x, मतलब इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए। तो अगर आपको दिख रहा हो तो x इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, और किसी के भी नंबर के अपॉन में 0 हो तो क्या होता इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या हुआ कि इस फंक्शन में x इक्वल टू 3 पुट नहीं करना, इसके अलावा जो आपके मन में आ रहा हो सब पुट कर दो, ये आंसर देगा। x इक्वल टू 3 पे क्या हो रहा है 0, मतलब ये इनफाइनाइट। तो x इक्वल टू 3 को छोड़कर बाकी आप जो भी पुट करते हो सब के सब क्या है डोमेन। तो सब अब कुछ भी करते हो पुट, कुछ भी क्या होता, कुछ भी मतलब रियल नंबर, क्योंकि मैंने कहा रियल नंबर ही लिख इसमें पुट कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या कहलाया, इसकी जो डोमेन होगी सिंस f ऑफ x एट x इक्वल टू 3 इज नॉट डिफाइंड, देन डोमेन ऑफ f ऑफ x, जिसे इस प्रकार से लिखते हैं d ऑफ f बिलोंग्स टू, क्या कह रहा हूँ r से बिलोंग की, r मतलब रियल नंबर से, लेकिन जो 3 भी तो इसी में आ रहा था, 3 भी तो इसी में आ रहा था। तो माइनस ब्रैकेट, इस कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, जब भी आपकी कोई फिक्स वैल्यू हो तो कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। तो r की सारी वैल्यू बस 3 को छोड़ के, ये लिखने का तरीका समझ में आ गया? आया भैया? फिर नहीं तो बाद में पूछो। सृष्टि जी आप तो कहाँ देख रही थी, कहाँ आया होगा? ये क्या लिखा? कहाँ? आर की फिक्स नहीं है, 3 फिक्स है। अरे इस 3 को छोड़ के बाकी सब लिख सकते हैं। अब बाकी अपन कितने लिखते हैं ब्रैकेट में, वो तो आर तो कितना बड़ा होता है, माइनस प्लस पॉइंट कितने सारे होते, तो नहीं लिख सकते। तो इसको लिखेंगे आर माइनस ब्रैकेट, इस कर्ली ब्रैकेट में जो लिखा रहता है वो फिक्स वैल्यू होती है, मतलब आर में से 3 को माइनस कर दो। मान लो ऐसा ऑप्शन ना मिले तो फिर क्या कहलाया, डी ऑफ एफ बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी माइनस 3। ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो एक ही बात है, क्योंकि जो रियल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, नंबर लाइन पर इस साइड से लेके इस साइड, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू होती हैं रियल नंबर लाइन पे, वो सारी रियल नंबर्स होते हैं। अरे वास्तविक संख्याएं पढ़ी होंगी, वही है, सही है। तो माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी। अब इसमें से 3 को नहीं लिखना तो अपन ने माइनस ऐसा लिख दिया, नोट डाउन करो। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x² माइनस 4। अब इसकी डोमेन क्या होगी अगर इसकी निकालनी, तो माने x की बहुत सारी वैल्यू का कलेक्शन जिसे पुट करने पर एक क्वेश्चन रियल आंसर दे, 2 और -2, क्योंकि अगर x की जगह पे 2 रखते हो तो भी 4 - 4 0 होगा, और -2 रखते हो तो भी 4 आएगा, 4 - 4 0 होगा, ठीक ना। तो क्लियर है ना। एट x इक्वल
-2 और 2, f ऑफ x नॉट डिफाइंड, f ऑफ x नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो डोमेन क्या आ गई? R -2, ठीक है, नोट करो। नहीं, इस ब्रैकेट में तो कैसे भी लिख दो, कर्ली ब्रैकेट में कोई फर्क नहीं पड़ता कि 2 आगे लिखा कि -2 आगे लिखा, वो ओपन क्लोज इंटरवल में ध्यान रखना, उसमें हमेशा स्मॉल वैल्यू के बाद ग्रेटर वैल्यू आती। तो थर्ड डेफिनेशन डोमेन की, इसे बोलते हैं ग्राफिकल डेफिनेशन। मैडम कौन सा पेन नहीं है आपका? ब्लैक नहीं है, रेड नहीं है, कौन सा नहीं है? ऐसे बैठी, कौन सा चाहिए आप? कौन से कलर का? ए ब्लू? तो ब्लू तो बहुत सारों के पास होगा, 2-3, वहाँ मैडम से मांग लाओ। अभिषेक क्या पढ़ने लिखने वाला लड़का है अभिषेक? क्यों? देखो एक नहीं हो तुमसे मैडम से ले लो, लिखो तो कम से कम। सर लिख रही हूँ ब्लैक से। अच्छा ब्लैक से, हाँ लिखो। बढ़े आगे। हो गई बेटा गप्पे तो अब करा लूँगा। हाँ थक गए? ये तो पक्का थक गया हो, तो हफ्ते में 1 आध बार आता है तो इतनी देर 3 घंटे का बैठ पाओगे तुम? चल लिखो कबर्ड, लिखो थर्ड डेफिनेशन ऑफ डोमेन, कबर्ड पोर्शन ऑफ x एक्सिस, कबर्ड पोर्शन ऑफ x एक्सिस, कॉमा लगा के लिखना, कवर्ड बाय ग्राफ, कवर्ड पोर्शन ऑफ x एक्सिस कवर्ड बाय ग्राफ is called domain of the given graph। ग्राफ मतलब फंक्शन ही कहलाया, क्योंकि फंक्शन से ही ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब एक क्या नया पंगा है, कवर्ड पोर्शन x डैश y डैश, ये डार्क सर्कल है, ठीक ना? ये चोचो का क्या है? ठीक है, ये अब आपसे पूछा इसकी डोमेन बताओ। यहाँ 3 4 तो होंगे ही, ऐसे नीचे भी होंगे, बाकी यहाँ अंडरस्टूड है कि 1 2 3 जो डायरेक्ट कहो 4 कहाँ से आ गया। ठीक है, आपसे पूछा कि इसकी डोमेन बताओ, तो मैंने कहा कवर्ड पोर्शन ऑफ x एक्सिस कवर्ड बाय ग्राफ, किसी ग्राफ के द्वारा x एक्सिस का जितना पोर्शन कवर किया जाता है, कवर मतलब समझ गया होगा कवर, ठीक ना? अरे ये है कवर्ड, जैसे उनको क्या छत लगती, वो छत नहीं, क्या बोलते उसे? अरे नहीं रे, कवर्ड नहीं समझते यार, कवर्ड हो गए ना। अरे वो धूप आती है तो आजकल वो ग्रीन कपड़ा डलने लगा घर के बाहर, समझ गए? ठीक है, तो कितना कवर किया इसने? -3 से लेके 4 तक। मैं आपको, मेरे को लगता है सबको बता चुका हूं, जिसको नहीं पता मैं बता दूं। अगर ये डार्क सर्कल लगे हैं तो डार्क सर्कल का मतलब हुआ कि इसके नीचे जो भी वैल्यू है वो आंसर में इंक्लूड है, और यहीं पे अगर मैं ऐसे बबल्स लगा देता तो वो वैल्यू आंसर में इंक्लूड नहीं है। तो इसकी डोमेन पूछा तो इसकी डोमेन क्या होगी? देखो यहाँ फंक्शन की डोमेन या इस ग्राफ की डोमेन एक ही बात है। इसकी डोमेन होगी -3 से लेके 4 तक। यहाँ पे मैंने बड़ा ब्रैकेट लगाया है जिसे बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट,
अगर मैं स्मॉल ब्रैकेट लगाता तो मीनिंग कुछ और होता, और स्क्वायर ब्रैकेट लगाया तो मीनिंग कुछ और है। अगर ये वाला ब्रैकेट लगाया है तो अंडरस्टूड है कि -3 भी आंसर में इंक्लूड है और 4 भी इंक्लूड है, और इनके बीच में जितने भी नंबर आते हों, चाहे वो पॉइंट में हो, चाहे रेशनल में हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव, वो सब इंक्लूड है। आप ऐसे लिखो, और ऐसे नहीं लिखा मिलता या नहीं लिखना चाहते हो तो ऐसे लिखो, एक ही बात है, ठीक है। ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, एक ही बात है। ये भी लिखा है कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 बट लेस देन और इक्वल टू 4। x की वैल्यू -3 और 4 के बीच में है, जिसमें -3 और 4 इंक्लूड है। अब आप लोगों की शक्ल देख के तो ये लग रहा कि अब ना हो रही इच्छा पढ़ने की, थके थके से लग रहे हो। तो या तो बेटा ये ना आएगा तो कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ये। हाँ नहीं, इसमें भी इतना बढ़िया ग्राफ बनाया, देखो बढ़िया सीधा बना, जैसे ऐसा नहीं बना। अच्छा लग रहा, सांप जैसा लग रहा। हाँ, लग रहा, थोड़ा थोड़ा लग रहा है। जीरो पे आ जाता सांप सीढ़ी में। बात तो तुम्हारी भी सही है। अब मैं एक ग्राफ और बनाता हूँ जिसमें आप बताओगे कि उसकी डोमेन क्या है, ठीक है। ये नोट कर लिया सर, बना लिया? तो बताओ इसकी डोमेन क्या है। ये 6 तक जा रहा है, इसको 6 के यहाँ कर दे ना अपन, तेरे साथ थोड़ा सा लिख के बताना। सब लिखो कॉपी में, मैं चेक करूँगा इसकी डोमेन क्या है। में क्या है, इस ग्राफ और इस ग्राफ में अंतर है। एक ग्राफ कहलाता है कॉन्टिन्यूस ग्राफ, पेन उठाओ और एक जैसा जैसा बनाते जाओ। इसमें बार बार आपको पेन को उठाना पड़ेगा, इसमें एक बार ही बस है। इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यू ग्राफ, ठीक है ना। एक ऐसा है, मैंने पहले ही बताया, जहाँ डार्क सर्कल लगा हो मतलब वो वाली वैल्यू आंसर में इंक्लूड है। तो -5 के ऊपर डार्क सर्कल है, ऊपर मतलब ऐसा नहीं, नीचे ऊपर एक ही बात है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ मतलब बिलोंग तो उसी से कर रहे ना। यहाँ पे दोनों ओपन है, इसका मतलब -2 आंसर में इंक्लूड नहीं है। -2 आंसर में दोनों जगह है ना। मैंने पहले ही बताया जो बबल्स लगे हों वो वैल्यू आंसर में इंक्लूड नहीं होती। यहाँ फिर यहाँ बबल्स लगा है, लेकिन इसके जस्ट ऊपर तो डार्क सर्कल है, तो इसका मतलब ये वैल्यू आंसर में इंक्लूड है। ये क्यों, ये सेम लाइन में ऊपर ही है। जब आप सीधी लाइन खींचोगे तो ये तो आएगा ना आंसर में, लेकिन यहाँ जब सीधी लाइन खींचोगे तो दोनों ही ओपन है, तो ये वाली वैल्यू आंसर में इंक्लूड नहीं है। समझ में आ गया? माने आंसर में सिर्फ -2 इंक्लूड नहीं है, बाकी -5 से लेके 6 तक सब इंक्लूड है। जैसे 6 भी नहीं है इंक्लूड, 6 भी नहीं है, तो कैसे लिखोगे? -5 पे मैंने लगाया स्क्वायर ब्रैकेट। क्यों लगाया? क्योंकि -5 आंसर में इंक्लूड है। फिर मैंने कहा यहाँ से लेके 6 तक के इंक्लूड है, लेकिन 6 पे ओपन है, तो 6 आंसर में तो नहीं आएगा, लेकिन 6 पे लगाएंगे ओपन इंटरवल। ये चीज़ समझ में आई? माने 6 तक की सारी इंक्लूड है। इतना क्लियर हुआ? किसको नहीं हुआ ये? वैसे भी तुम लोगों को। लेकिन मैंने कहा -2 तो इंक्लूड है नहीं, तो कैसे लिखते? माइनस ऐसे लिखते। अगर ऐसे नहीं लिखना तो फिर दूसरा तरीका समझो। दूसरा तरीका है यहाँ से लेके यहाँ तक की, जिसमें -2 इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे? ये लिखेंगे -5 से लेके -2। -2 पे ओपन लगेगा। अरे ओपन क्लोज इंटरवल तो समझते ना सब, आप लोग सब समझते ना। तुम बेटा क्या नाम तुम्हारा? प्रतीश, समझ गया ना। फिर इसके बाद की तो यहाँ तक सारी इंक्लूड है, इसके बाद की भी यहाँ तक सारी इंक्लूड है। तो यूनियन के साथ -2, क्योंकि -2 तो आंसर में है नहीं, और फिर क्या आएगा? 6 पे भी क्या आएगा? ओपन। ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, एक ही बात है। आपको बस इनके मीनिंग समझ में आना चाहिए कि ये लिखा क्या है। तो मैक्सिमम लोगों को मैंने ये सब पढ़ाया है। हाँ अच्छा, बता रहा। तीसरे प्रकार से आप लिखना चाहो तो डोमेन को लिख सकते हो। ये जा रहा है -5 से, वो बेटा फिर पूरे ही लिखना पड़ेगा ऐसा। -5 से 6, इसमें से -2 को सब्ट्रैक्ट करो।
-5 से 6 तक जाएगा, -2 बस नहीं आएगा। समझ में आ गया? तो आपको मैंने 3 तरीके बताए डोमेन निकालने के।